बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे रहे होंगे। देखिए, इस वक्त हमारे पास जो वक्त बचा है वो बहुत थोड़ा सा वक्त है और इस थोड़े से वक्त में हमें बहुत सारा काम करना भी है, सीखना भी है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, उसे याद भी रखना है। इसलिए जो काम भी हम यहाँ पर करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसको तैयार कर रहे होंगे और हमारी दुआ है कि आप अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। आज चैप्टर नंबर 13 का जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं वो है मिरर फार्मूला। आपको ये बात मालूम है कि हम स्फेरिकल मिरर्स पर बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर नहीं होता और स्फेरिकल मिरर से बहुत सारे यानी इमेजेस के कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, जिनको लास्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया था कि कैसी इमेजेस बनती हैं, उसकी क्या नेचर होती है। अब ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा जाए और उसकी इमेज फॉर्म हो जाए, ये तो एक ड्राइंग बनाने वाला मामला है। लेकिन अगर हम इसकी ड्राइंग ना बनाएं और एग्जैक्टली पोजीशन इमेज की फाइंड आउट करना चाहें तो बगैर फॉर्मूले के उसको नहीं मालूम किया जा सकता। ये प्रिंसिपल फोकस है। यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी इमेज फाइंड आउट करें, किस तरह से इमेज फाइंड आउट इसकी की जा सकती है, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन, इसकी नेचर। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कोई मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम ये फाइंड आउट कर सकें। चुनांचे आज हम मिरर फार्मूला जो कर रहे हैं उसमें हम ऐसी ही एक रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे, यानी ड्राइव करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि इसकी फोकल लेंथ क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है और किस तरह की इसकी नेचर है। हमारे पास जो फॉर्मूला ड्राइव होके आएगा उसकी एक शक्ल ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f फोकल लेंथ होती है, p पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और q पोजीशन ऑफ इमेज होती है। इसकी एक और फॉर्म ये भी होती है कि f इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि एक कॉनकेव मिरर लिया गया है। ये कॉनकेव मिरर हमारे पास इस तरह से है। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया जो मैंने यहाँ पर अभी इस लाइन से शो किया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे हमने रखा जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में कहीं रखा हुआ है। ए बी एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h0 है और यहाँ से एक रे हमने ली जो पोल से टकराती है और जिस एंगल से टकराती है पोल से रिफ्लेक्ट बैक होके उसी एंगल से वापस आ जाती है। तो वो यहां से आ रही है, टकराने के बाद इस तरफ से वापस जा रही है, लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इसका सेम एंगल बनेगा। यहां पर भी थीटा बन रहा है, यहां पर भी थीटा बनेगा। ये कौन सा रूल हुआ हमारा? याद होगा कि हमने रूल नंबर 3 कल किया था, यानी इससे पहले वाली क्लास में, जिसमें हमने ये बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट से एक रे आती है, पोल से टकराती है, तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये दोनों सेम एंगल्स आ गए। एक रे और हमने बनाई जो यहां से निकलती है, फोकस से पास होती है और एक पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है, जो कि हमने डी लिखा है यहाँ पर कॉनकेव मिरर में। वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जब आती है तो ये पैरेलल वापस आ रही है। ये रूल नंबर 2 हुआ जो हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर एक रे फोकस से पास होके आती है, स्ट्राइक होने के बाद
कॉन्केव मिरर से पैरेलल होके वापस चली जाती है। दिस इज रूल नंबर 2। और ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए एटलीस्ट 2 रेज आपके पास होनी चाहिए, 2 रूल्स यानी लगने चाहिए, होने चाहिए। वो 2 रेज ही के बराबर है, और जब वो 2 रेज रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाती हैं तो किसी एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहां से ये जो रेड रे आ रही है ये, और ये जो ब्लैक रे आ रही है, ये दोनों इस पॉइंट पे बी डैश पॉइंट पे स्ट्राइक करती हैं, यानी क्रॉस कर रही हैं। तो यहां से जो हमें इमेज मिलती है वो कौन सी होगी? ये वाली जो ए डैश बी डैश हमारे पास एक लेंथ आ रही है एरो की, ये एरो हमारे पास जो डाउनवर्ड यहां नजर आ रहा है ये इमेज की हाइट हो जाएगी। दैट इज डिनोटेड बाय एच आई। तो ये हमारे पास इमेज बन रहा है। तो इमेज हमारे पास कहां पे बन रहा है? ए डैश बी डैश इज द इमेज, ए बी इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। इसका ये पॉइंट फोकस हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा और वाजे कर देते हैं इसको। ये फोकस हो गया और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, अब जब हम इसका प्रूफ करने जाएंगे तो पहले तो इस पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास इस वक्त क्या अवेलेबल है, क्या चीज हमारे पास सामने मौजूद है। सपोज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर आ गया, सच दैट height of object is equal to AB. AB is the height of object, that is equal to H naught also. Height of image is equal to A dash B dash. A dash B dash is the height of image and that is denoted by HI. HI ये आ गया। इसके अलावा इस पूरी डायग्राम में कुछ और चीजें भी हैं जिनको समझना और याद रखना जरूरी है। जैसे P से लेके F तक का जो डिस्टेंस है, P to F, ये फोकस है, और P से लेके पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, फोकल लेंथ। PA, P से लेके A तक का डिस्टेंस, आपको मालूम है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बना? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस इस मिरर से PA बनता है, PA, और ये हमारे पास स्मॉल p के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से PA डैश, P से A डैश तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, या मिरर समझ लीजिए, मिरर और पोल, क्योंकि P हमारा जो पोल है वो मिरर का ही एक सेंटर पॉइंट है। तो P से लेके A डैश तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर कहा, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल q, और इसको पोजीशन ऑफ इमेज भी कहा जाता है। ये 3 बातें हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि P से हमने 3 डिस्टेंसेस को मेजर किया है। P से F तक का डिस्टेंस, P से A तक का डिस्टेंस, P से A डैश तक का डिस्टेंस। P से F तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गया F, स्मॉल f। P से A तक का डिस्टेंस स्मॉल p, और P से A डैश तक का डिस्टेंस स्मॉल q। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसके बाद एक चीज और भी चल रही है कि ये जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बचता है। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां से लेके और यहां तक का डिस्टेंस p है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस f है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? P माइनस f के बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां से लेके यहां तक 10 है और यहां से लेके यहां तक 7 है, तो बताइए यहां से यहां तक कितना होगा? यकीनन 3 होगा ना। ये 3 आया कैसे? ये आया 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। तो ये भी यही भी लिखा है 10 माइनस 7। ठीक है, तो P माइनस एफ, ये डिस्टेंस हमारे पास आया था। तो इसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसलिए कि इस डेरिवेशन में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एफ ए इज इक्वल टू P माइनस एफ।
इसके अलावा एक और चीज है, हमें इस डी पॉइंट की भी जरूरत पेश आएगी। तो ये पी से लेकर जो डी तक का डिस्टेंस है, बजाहिर ये ऐसे कर्व है, देखिए ये मैंने स्टिक को थोड़ा सा कर्व किया, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही कर्व हो रहा है जैसे ये कर्व है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस चीज को, इतने छोटे से पोर्शन को कंसीडर करूं, तो दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह से लगता है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन के बराबर ले लिया जाता है। और ये पी डी वो डिस्टेंस है जो इस ए डैश बी डैश के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। एग्जैक्टली मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें यहां एग्जैक्टली इक्वल लेके काम करना होगा। तो ये डिस्टेंस पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और ए डैश बी डैश ये पूरा डिस्टेंस सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक हमारा सिर्फ डेटा जो है वो हमने बनाया है। अब इस डेटा के बाद जो इसकी कैलकुलेशन है वो अब मैं करने लगा हूं। सबसे पहली चीज जो हम यहां पर अब करने लगे हैं वो ये है कि दो ट्राइंगल्स, बहुत सारी ट्राइंगल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, तो इसमें से हमने दो ट्राइंगल्स लिए। एक ट्राइंगल लिए पी ए बी और दूसरी ट्राइंगल लिए पी ए डैश बी डैश। देखते हैं कि कौन सी ट्राइंगल है। पी ए बी, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए मैंने तीन जो फिंगर्स यहां रखी हैं, इसके मुताबिक हमारी जो ट्राइंगल बन रही है वो ये है। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रही है पी ए बी। दूसरी ट्राइंगल हम ले रहे हैं पी ए डैश बी डैश। पी ए डैश बी डैश ये वाली ट्राइंगल है, इसको भी मैं शेड कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई। अब इन दोनों ट्राइंगल, ये देखें बहुत एक्सपोज हो गई हैं, अब वाजे हो गई हैं ये दोनों ट्राइंगल्स इस पूरी फिगर में। इन दोनों डायग्राम्स में हमारे पास अगर इस रेशो को देखा जाए, ये जो हमारे पास रेशो है ए बी, यानी ये जो हाइट है हमारे पास ए बी और दूसरी जो हमारे पास ये डिस्टेंस आ रहा है पी ए, अगर इन दोनों के रेशो को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ए बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पी ए डिस्टेंस ले लें तो ये इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एग्जैक्टली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय पी ए डैश। ठीक है, अच्छा ये बात कैसे इक्वल होती है? ये ज्योमेट्री के रूल्स में ये बात आती है, ज्योमेट्री के रूल्स में ये बात आती है कि अगर दो ट्रायंगल सेम एंगल बनाती हैं तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला बेस होता है, राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा दूसरे के परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर हो जाएगा अगर दोनों के एंगल्स सेम होते हैं। तो अगर सेम एंगल नहीं होंगे तो फिर ये नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमें मालूम है कि रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर एंगल थीटा से इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन भी एंगल थीटा के साथ होगा। तो चुनांचे ये दोनों एंगल सेम हो गए। जब ये दोनों एंगल सेम हो गए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस ट्राइंगल का इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। अब मैं इसकी वैल्यूज जो यहां हमने लिखी थी उसमें से मैं निकाल रहा हूं। यहां से ए बी की वैल्यू मिलेगी एच नॉट, पी ए हमारे पास किसके बराबर है? स्मॉल पी के। ए डैश बी डैश एच आई के, पी ए डैश क्यू के। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
ये एच आई को मैं नीचे लेकर आ रहा हूं, एच ओ डिवाइडेड बाय एच आई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। यहां तक एक बात तो हमारी हो गई। उसके बाद अब दूसरी बात यह है कि अब हमें दूसरी एक ट्राइंगल लेनी है, दूसरी ट्राइंगल का सेट लेना है। जैसे दो ट्राइंगल का सेट एक ही हमने लिया, पेयर लिया, इसी तरह एक और ट्राइंगल का पेयर या सेट हमें लेना है, और वो हमारे पास होगा ये वाला। मैं ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं, ये कौन सी ट्राइंगल बनी? ये बनी एफ ए बी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट दूसरी जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं वो ये है, ये कौन सी ट्राइंगल बनी? ये बनी एफ पी डी। ठीक है, तो ये दो ट्राइंगल्स हो गई। जहन में रखिएगा कि इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। जैसे मैंने डार्क किया है, ये दोनों एंगल सेम चल रहे हैं। तो नाउ कंसीडर triangle FAB and triangle FPD। इन दोनों में फिर वही सिचुएशन या वो रूल हम लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों के सिमिलर हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल में ये, चूंकि ये एंगल और ये एंगल सेम चल रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये बनेगा ए बी, ये परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास बन रहा है ए एफ या एफ ए इज इक्वल टू। अब इस ट्राइंगल पर आ जाए, मैंने आपसे कहा था कि ये है तो कर्व, लेकिन इसको स्ट्रेट समझा जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास एंगल है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया पी डी। बेस कौन सा हुआ? पी से लेके एफ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये पी एफ हो जाएगा। आइए अब इस डेटा में से इसकी वैल्यूज उठा के लिख देते हैं। ए बी किसके बराबर है हमारे पास? ए बी एच नॉट, एफ ए ये रहा P माइनस एफ, पी डी है ए डैश बी डैश, और पी एफ, या हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू, यहां पर ए डैश बी डैश की वैल्यू हमारे पास एच आई है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम यहां पे एच आई ही इसमें पुट कर देते हैं। एच आई डिवाइडेड बाय पी एफ क्या है हमारे पास? पी एफ हमारे पास एफ है। अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं एच आई को नीचे लेकर आ रहा हूं। एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू पी माइनस एफ अपॉन एफ। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हमारे पास ऐसी आ गई हैं, आप देख सकते हैं कि ये दो इक्वेशंस एच ओ अपॉन एच आई और ये भी एच ओ अपॉन एच आई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है, अल्टीमेटली राइट हैंड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाती है। चुनाचे जब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो सेटअप बनेगा वो कुछ यूं होगा। By comparing equation 1 and 2, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, P अपॉन Q इज इक्वल टू P माइनस एफ
डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यूं करते हैं कि इसका एलसीएम ब्रेक कर देते हैं। एलसीएम ब्रेक करने का मतलब ये हो कि एफ को दोनों के नीचे मैं लिख रहा हूं पी अपॉन एफ माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन एफ माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब हम यूं कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करना है एक नंबर से, एक ऐसे नंबर से कि हम रिजल्ट मिल जाए। देखिए, मैं एक काम ये कर रहा हूं कि इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं पी से, इसको और इसको, यानी मैं पूरी इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दूं पी से तो देखिए बनेगा क्या, डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय पी। जब हम दोनों तरफ p से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। देखिए, अब ये बनेगा p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय q। इसको मत समझे कि मैंने मल्टीप्लाई किया है, जब ये नीचे आ गया तो ये डिवाइड ही कर रहा है। p अपॉन p मल्टीप्लाई बाय f 1 अपॉन p। ठीक है। अब क्या चीज कैंसिल हो रही है, p से p कैंसिल हो गया, यहां p से कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन पी। अब अगर मैं इस 1 अपॉन पी को शिफ्ट कर दूं लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, 1 अपॉन एफ ये आ गया, और इसको जरा सेट करके लिख दें। अच्छा, एक रिजल्ट तो हमारे पास बल्कि ये भी आ रहा है जो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन अब हम इसके जो दूसरा सेट था हमारे पास, यानी हमने कहा था ना कि दोनों आंसर्स हो सकते हैं, तो हम इसको, ये तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इक्वेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। ठीक है। अब मैं इसमें यूं कर रहा हूं कि इसका एलसीएम ले रहा हूं। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। पी क्यू का पी कैंसिल हुआ, क्यू बचा, क्यू का क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, पी बचा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है। अब अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दूं, इसको इन्वर्ट करेंगे तो इसको भी इन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा पी क्यू, ये ऊपर चला गया, पी प्लस क्यू नीचे आ गया, और ये एफ अपॉन 1 बचेगा। और एफ अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, एफ ये होता है, और एफ इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। ठीक है, ये भी हमारे पास मिरर फॉर्मूला बनता है। तो चुनांचे आज हमने ये सीखा कि मिरर फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है। ये लंबी डेरिवेशन जरूर है, लेकिन आप इसकी 2 या 3 मरतबा जब प्रैक्टिस कर लेंगे, और ख़ास तौर पे इस डायग्राम की, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। और याद रखिएगा कि पेपर में आने वाली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक डेरिवेशन है। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।